मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक विरासत की जड़ें एक ऐसी जगह से जुड़ी हैं जहां कभी मुगल बादशाहों का राज था? अभी जो नाम आप सुन रहे हैं, गांधी परिवार, उसके पीछे छुपा है 300 साल पुराना एक ऐसा रहस्य जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि नेहरू कोई जन्म का नाम नहीं था बल्कि एक मुगल सम्राट की देन थी, कि जिस परिवार को हम आजादी का प्रतीक मानते हैं उसके पूर्वज कभी दिल्ली के शाही दरबार में बैठते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक साधारण नहर ने कैसे पूरे देश की राजनीतिक तकदीर बदल दी। आज मैं आपको वो हर एक मोड़ दिखाऊंगा जो इतिहास की किताबों में धुंधला कर दिया गया है। 1716 के कश्मीर से लेकर 2026 की संसद तक हर नाम, हर रिश्ता, हर धर्म परिवर्तन, हर विवाह, सब कुछ एक एक करके खुलेगा। और विश्वास कीजिए, आखिर में जो तस्वीर बनेगी वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और चौंकाने वाली होगी। लेकिन पहले मुझे एक बात पूछनी है आपसे, क्या आप वाकई तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? क्योंकि जो मैं अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं वो सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें ब्राह्मण, मुगल, पारसी, ईसाई और मुस्लिम सब एक ही परिवार में गुंथे हुए हैं। और अगर आपने अभी तक सोच रखा है कि गांधी परिवार सिर्फ एक धर्म या एक विचारधारा से जुड़ा है तो मेरे दोस्त, आप गलत हैं। अगले 15 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक कश्मीरी पंडित का परिवार मुगल दरबार में पहुंचा, कैसे उनका नाम कौल से नेहरू बना, कैसे 1857 की क्रांति ने उन्हें भगाया और कैसे आज इस परिवार में 4 अलग अलग धर्मों की छाप है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये भारत के इतिहास का वो अध्याय है जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। तो और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल आपके सामने होगा जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ राजनीति है तो रुकिए, यह राजनीति से कहीं बड़ा है। ये पहचान, धर्म और सत्ता का खेल है जो आज भी जारी है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या आपको पता है कि भारत का सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार, गांधी परिवार, कभी मुगलों से जुड़ा हुआ था? क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस परिवार को आजादी की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है, उसके पूर्वजों का नाम मुगल दरबार से जुड़ा हुआ मिलता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर एक सुनियोजित इतिहास? और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या गांधी परिवार में वाकई मुस्लिम, पारसी और ईसाई धर्मों की मिलावट है? क्या नेहरू कोई उपनाम नहीं बल्कि एक मुगलिया विरासत की निशानी है? इन सारे सवालों के जवाब और इससे भी ज्यादा आज आप जानेंगे। एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी और अंत तक आपको एक पूरी तस्वीर दिखाई देगी जो शायद आज तक छुपाई गई थी। गांधी परिवार में कितने मुस्लिम हैं? ये सवाल आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में। हर चुनाव से पहले, हर बड़े फैसले से पहले अचानक इस परिवार का धर्म लोगों को कचोटने लगता है। किसी को लगता है फिरोज गांधी मुस्लिम थे, कोई कहता है नहीं वो पारसी थे, फिर कोई आ जाता है अरे नहीं भाई, सोनिया ईसाई हैं तो राहुल भी क्रिश्चियन ही होगा। लेकिन क्या वाकई ये सवाल जरूरी है, या फिर ये जानबूझकर फैलाई गई एक बहस है जो लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए बनाई गई है? सोचिए, किसी और नेता के धर्म या जाति पर इतनी चर्चा होती है क्या? क्या ये परिवार सिर्फ एक राजनीतिक घराना है या फिर ये भारत की सोच, बहस और ध्रुवीकरण का आईना बन गया है? सोशल मीडिया पर यह सवाल जितना वायरल होता है उतना ही उसमें तथ्यों की कमी होती है। और जब भावनाएं तथ्यों से ज्यादा तेज दौड़ती हैं तो इतिहास गलत दिशा में मुड़ जाता है। इसलिए आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, तथ्य देखेंगे, इतिहास की परतें खोलेंगे और खुद तय करेंगे कि कौन क्या था और क्यों ये बातें बार बार उठाई जाती हैं। अब जरा अपनी आंखें बंद करिए और 1716 के भारत की कल्पना कीजिए, जहां मुगल साम्राज्य अपने आखिरी लेकिन अब भी भव्य दौर में था। दरबारों में उर्दू, फारसी और संस्कृत की गूंज थी और विद्वानों की कद्र होती थी। और वहीं कश्मीर की वादियों में एक ब्राह्मण परिवार था, कौल परिवार। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ये थे सारस्वत ब्राह्मण, जिनका ज्ञान इतनी ऊंचाइयों पर था कि जब मुगल सम्राट फर्रुखसियार कश्मीर आया तो इनकी विद्वता देखकर दंग रह गया। इतनी फारसी, इतनी संस्कृत और इतनी सादगी। सम्राट ने तुरंत प्रस्ताव रखा, दिल्ली आइए, हमारा दरबार संभालिए, हम आपको जमीन देंगे, सम्मान देंगे और एक नई पहचान देंगे। अब सोचिए उस समय का माहौल,
एक ब्राह्मण परिवार को मुगल सम्राट का निमंत्रण, धर्म, सत्ता और पहचान के बीच खड़ा एक विद्वान, राजकौल, जिसने सिर्फ अपने ज्ञान के दम पर इतिहास की धारा मोड़ दी। उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया और यही था वो मोड़ जहां से शुरू हुई नेहरू परिवार की मुगल दरबार में एंट्री। वो दिल्ली पहुंचे और उन्हें बसाया गया यमुना किनारे, एक नहर के पास। एक नहर जो आगे चलकर एक नाम बनेगी, एक पहचान बनेगी, और उस पहचान से जुड़ेंगे मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा और आगे तक। यहीं से उस परिवार की शुरुआत होती है जिसे आज हम गांधी परिवार कहते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें कहीं गहरी और कहीं ज्यादा पुरानी हैं। अब जरा उस नहर की बात करें, वही नहर जिसके किनारे राजकौल और उनका परिवार बसाया गया था। मुगल सम्राट ने उन्हें दिल्ली में एक शानदार इलाका दिया था, यमुना के किनारे, जहां से एक बड़ी नहर गुजरती थी। और यहीं से शुरू होता है एक नाम का सफर, नेहरू। देखिए, मुगलों की जबान में नहर को अक्सर नेहर कहा जाता था, जैसे सिंधु से हिंदू, दिली, दिली से दल्ली। भाषा की लय और उच्चारण अपने आप में एक बदलाव पैदा कर देती है। तो जब किसी को वहां बुलाना होता तो कहा जाता, नेहर वालों को बुलाओ। वक्त के साथ वो नेहर बन गया नेहरू, और जो लोग उस इलाके में रहते थे उन्हें कहा जाने लगा नेहरू, यानी नहर के पास रहने वाले। अब सोचिए, जैसे गालिब को लोग गालिब दहलवी कहते थे, जैसे फिराक गोरखपुरी, इमरान प्रतापगढ़ी, वैसे ही राजकौल और उनके परिवार को पहचान मिली उस नहर के नाम से। धीरे धीरे उन्होंने अपने नाम के साथ कौल की जगह नेहरू लगाना शुरू किया। राजकौल ने बनना शुरू किया राज नेहरू, और यही उपनाम बन गया एक विरासत। नेहरू अब कोई आम नाम नहीं रहा, यह एक इतिहास बन गया, एक सत्ता की पहचान और एक ऐसा शब्द जो आने वाली सदियों तक राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम और विचारधाराओं का पर्याय बन जाएगा। एक नहर, एक उच्चारण और एक परिवार का भाग्य, सब कुछ जुड़ गया एक शब्द में, नेहरू। अब सवाल उठता है, क्या नेहरू परिवार बस दिल्ली आकर चुपचाप रहने लगा था, या फिर उनका कोई बड़ा रोल था मुगलों के दरबार में? सच ये है कि राजकौल सिर्फ एक आम पंडित नहीं थे, वो मुगलों के लिए ज्ञान का खजाना थे। फारसी, संस्कृत और गणित में उनकी दक्षता इतनी गहरी थी कि उन्हें सिर्फ एक जमीन या घर नहीं मिला, उन्हें मिली थी दरबार में एक अहम जगह। वो मुगलों के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बने, कागजों की भाषा समझने वाले, नीतियों को संवारने वाले, और सबसे बड़ी बात, मुगल बादशाह की आंखों में भरोसेमंद। और यही वो पल था जब नेहरू परिवार का इतिहास सिर्फ एक जातीय पहचान से निकलकर सत्ता के गलियारों में गूंजने लगा। अब आप सोचिए, क्या ये रिश्ता एक विद्वान और राजा के बीच था, या ये परिवार धीरे धीरे मुगल सत्ता के सलाहकार बनते जा रहे थे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजकौल जैसे विद्वानों का ही काम था नीति बनाना, कर वसूली में मदद करना और कभी कभी स्थानीय प्रशासन तक संभालना। यानी नेहरू परिवार सिर्फ रहने वाले नहीं थे, वो उस मुगलिया मशीनरी का हिस्सा बन चुके थे जो पूरे हिंदुस्तान को चला रही थी। तो क्या उन्हें मुगल एजेंट कहना सही है, या वो बस एक ऐसे विद्वान थे जो अपने समय की ताकत के करीब जा बैठे? ये फैसला आप करेंगे, लेकिन अभी सफर बाकी है। 1857, एक ऐसा साल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। देश भर में चिंगारी फैली थी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि भारत जाग चुका है। और जब देश जागा तो ब्रिटिश सत्ता कांप उठी। नेहरू परिवार, जो अब तक मुगलों के दरबार का हिस्सा रहा था, सीधे अंग्रेजी संदेह के घेरे में आ गया, क्योंकि जो कल तक बादशाह के करीब थे वो आज ब्रिटिश शासन के लिए खतरनाक बन गए थे। राजकौल के वंशजों की जान पर बनाई। दिल्ली अब सुरक्षित नहीं रही। हर गली में जासूस, हर कोने में सिपाही, और ब्रिटिश सत्ता की आंखें उन पर थीं जो मुगल दरबार के वफादार माने जाते थे। यहां रहना अब जानलेवा है, ये फैसला लेना पड़ा। और तब नेहरू परिवार ने दिल्ली छोड़ दी। वो भागे, न्याय के लिए नहीं बल्कि अपने वजूद को बचाने के लिए। उनका अगला पड़ाव था आगरा, एक शहर जो अब भी कुछ हद तक मुगलों की छाया में सांस ले रहा था और जहां ब्रिटिश प्रभाव उतना तीव्र नहीं था। नेहरू परिवार ने यहां खुद को दोबारा खड़ा किया, नए घर, नई पहचान, लेकिन इतिहास की छाया अब भी साथ थी। यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, एक ऐसा मोड़ जो आगे चलकर उन्हें इलाहाबाद, आनंद भवन और भारतीय राजनीति की धारा में बहा ले जाएगा। पर पहले उन्हें खुद को बचाना था, और यही उन्होंने किया। आगरा में कुछ साल शांति से बीते, लेकिन बदलाव का पहिया फिर घूमने वाला था। 1880 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने नॉर्थ वेस्टर्न हाई कोर्ट को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। नेहरू परिवार के लिए यह सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं था, ये एक संकेत था, एक दिशा थी। नंदलाल नेहरू, जो परिवार के स्तंभ थे, ने फैसला किया, अगर हमारी पहचान फिर से बननी है तो वो इलाहाबाद में बनेगी। और यहीं से शुरू हुआ इलाहाबाद का अध्याय। नेहरू परिवार ने वहां वकालत शुरू की, और जल्द ही एक नाम उभर कर सामने आया,
मोतीलाल नेहरू। धारदार तर्क, बेजोड़ स्मरण शक्ति और अंग्रेजी में अद्भुत पकड़ ने उन्हें इलाहाबाद के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में शुमार कर दिया। उन्होंने न सिर्फ नाम कमाया बल्कि अपार धन भी अर्जित किया और उस धन से उन्होंने खरीदा आनंद भवन, एक आलीशान बंगला जो सिर्फ एक घर नहीं था, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का गवाह बन गया। सोचिए, वही दीवारें जहां महात्मा गांधी बैठकों में हिस्सा लेते थे, वही कमरे जहां इंदिरा गांधी का विवाह हुआ और वही गलियारे जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने राजनीतिक विचारों को आकार देते थे। आनंद भवन अब एक इमारत नहीं बल्कि एक विरासत था। नेहरू परिवार अब केवल इतिहास का हिस्सा नहीं था, वे इतिहास बना रहे थे और इसी इतिहास की अगली कड़ी थी इंदिरा प्रियदर्शनी, जो एक दिन इंदिरा गांधी बनेंगी। लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है, गांधी नाम आखिर आया कहां से? इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, एक नाम जो आनंद भवन की गलियों में पला, नेहरू की बेटी, देश की राजनीति का भविष्य और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की करीबी। लेकिन जब बात आई प्यार की, तो उसने जो फैसला लिया वो उस दौर के लिए क्रांतिकारी था। फिरोज जहांगीर गैंडी, एक नौजवान जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था, वो और इंदिरा एक दूसरे के करीब आए। जेल यात्राएं, रैलियां, पत्रों का आदान प्रदान और फिर एक दिन प्रेम ने दस्तक दी। लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, जो खुद परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बना रहे थे, अपनी बेटी की इस पसंद से सहज नहीं थे। फिरोज पारसी थे और देश में पहले से ही धर्म और जाति की दीवारें ऊंची थीं, पर इंदिरा झुकी नहीं। 26 मार्च 1942 को उन्होंने फिरोज से हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। वो पल सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, वो एक संदेश था कि प्यार जाति, धर्म या राजनीति नहीं देखता। और वहीं से इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू बन गईं इंदिरा गांधी। गांधी, एक नाम जो ना उनके खून में था ना वंश में, पर जो बन गया उनकी पहचान, उनकी राजनीति और उनके संघर्ष की छवि। पर यह गांधी नाम यूं ही नहीं आया। अब सवाल है, क्या फिरोज गांधी सच में गांधी थे या फिर इसमें भी छुपा है कोई इतिहास? अब आते हैं उस नाम पर जिसने इतिहास को इतना उलझा दिया, फिरोज गांधी, या यूं कहें फिरोज जहांगीर गैंडी। हाँ, यही था उनका असली नाम, गैंडी, ना कि गांधी। एक पारसी परिवार से थे। उनका जन्म 1912 में बॉम्बे में हुआ था। पिता थे जहांगीर फरदून गैंडी, एक इंजीनियर। माता थीं रथमई गैंडी, एक पारसी महिला। यानी फिरोज का मुस्लिम होना, जैसा कि कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जाता है, पूरी तरह झूठ है। लेकिन फिर ये गांधी उपनाम आया कहां से? कुछ किताबों का कहना है कि फिरोज ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अपने नाम में गांधी जोड़ दिया। जैसे सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं, फिरोज ने गांधी जी के सम्मान में अपने सरनेम को गैंडी से गांधी किया। वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स का दावा है कि अखबारों में बार बार उनका नाम गलत लिखा जाता था, गैंडी की जगह गांधी। तो उन्होंने वही नाम पकड़ लिया जो लोगों को समझ आता था, सादा, लोकप्रिय और असरदार। कुछ किस्सों में यह भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने दोनों को गांधी नाम दिया ताकि उनके विवाह को सामाजिक स्वीकार्यता मिल सके। पर सच क्या है? सच ये है कि कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि गांधी जी ने उन्हें नाम दिया था। लेकिन यह जरूर साफ है, फिरोज मुस्लिम नहीं थे, वो पारसी थे और गांधी नाम एक प्रेरणा था, एक प्रतीक था। एक बार फिर नाम, पहचान और राजनीति आपस में उलझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज के गांधी परिवार की नई पीढ़ी की ओर। अब बात करते हैं आज के गांधी परिवार की, उन लोगों की जो इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं। नाम वही है लेकिन जमाना बदल चुका है। राजीव गांधी, इंदिरा और फिरोज के बेटे, एक पढ़े लिखे, सॉफ्ट स्पोकन इंसान जिन्होंने एक विदेशी लड़की से प्रेम किया, सोनिया माइनो, इटली की रहने वाली एक रोमन कैथोलिक ईसाई। उनकी शादी 1968 में हुई और यहीं से गांधी परिवार में एक और धर्म की एंट्री हुई, ईसाई परंपरा। राजीव और सोनिया से जन्मे दो बच्चे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल ने अब तक शादी नहीं की, लेकिन प्रियंका गांधी ने विवाह किया रॉबर्ट वाड्रा से, एक ऐसा नाम जो राजनीति में भी है और विवादों में भी। रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा, एक हिंदू, मां मैरिन वाड्रा, एक ईसाई। रॉबर्ट खुद को हिंदू मानते हैं और कई बार मंदिरों में पूजा करते हुए देखे गए हैं। प्रियंका और रॉबर्ट के दो बच्चे हैं, रिहान वाड्रा और मिराया वाड्रा। अब एक और रोचक मोड़, रिहान वाड्रा की सगाई हुई है ईबा बेग से, जो एक मुस्लिम परिवार से हैं। यानी अगर आप देखें तो इस एक ही परिवार में हिंदू, पारसी, ईसाई और अब मुस्लिम रिश्तेदार भी जुड़ गए हैं। किसी भी किताब या संविधान में यह नहीं लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यह परिवार अक्सर धर्म के तराजू पर तौला जाता है। कभी सोचिए, क्या आपकी पहचान आपके नाम से तय होनी चाहिए या आपके कर्मों से? अब चलिए बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, एक ऐसा सवाल जो सबका है,
क्या गांधी परिवार का मुगलों से रिश्ता सिर्फ इतिहास है या आज भी जिंदा है? तो अब जब आप ये सारी परतें देख चुके हैं, कश्मीरी ब्राह्मणों से लेकर मुगल दरबार तक, नहर के किनारे से लेकर आनंद भवन तक और फिर विदेशी दुल्हनों से लेकर बहुधार्मिक वंश तक, क्या ये सिर्फ इतिहास है या फिर यह वही इतिहास है जिसे बार बार राजनीति के हथियार के तौर पर उठाया जाता है? क्या किसी परिवार की जड़ें उसके भविष्य को तय करती हैं? क्या नाम, उपनाम या धर्म ही उसकी नीयत का प्रमाण होते हैं? सोचिए, जिस परिवार ने कभी मुगल दरबार में विद्वता के लिए जगह बनाई, जिसने अंग्रेजों की आंखों में खटक कर शहर बदले, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में घर खोया, खून बहाया, उसी परिवार को आज सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जाता है। क्या यह न्याय है या फिर इतिहास को अपनी सहूलियत के मुताबिक तोड़ने मरोड़ने की परंपरा? सवाल सिर्फ गांधी परिवार का नहीं है, सवाल है हम इतिहास को कैसे देखते हैं? क्या हम उसे समझते हैं या बस सोशल मीडिया की पोस्ट से अपनी राय बना लेते हैं? इतिहास को समझिए, अफवाहों से नहीं, तथ्यों से। और याद रखिए, नाम चाहे नेहरू हो, गांधी हो या कोई और, भारत का इतिहास हमेशा बहुलता, विविधता और जटिलता से भरा रहा है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी इतिहास को जड़ से जानना चाहेंगे या सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।